नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे असम में मेल एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ते मामलों की कहानी और साथ ही आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की एक नदी की कहानी जो 19 साल से है कैद में। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। बिहार में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात, दबंगों ने 2 नौजवानों को पेड़ से लटकाकर पीटा। राज्य सरकार ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। असम में हाथियों का आतंक, 10 साल में 785 लोगों की मौत, इंसान के दखल से बढ़ा टकराव। मुसीबत में राजस्थान के प्याज किसान, मंडियों में नहीं मिल रहा वाजिब दाम, भंडारण की कमी के चलते भारी नुकसान। और 19 साल से निजी कंपनी की कैद में है एक नदी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के 23 गांवों का बुरा हाल, विधानसभा समिति की सिफारिशों पर अमल नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट की पहली खबर में हम आपको दिखाएंगे बिहार के कैमूर जिले की कहानी। बिहार के कैमूर जिले में 2 युवकों को पेड़ से उल्टा लटकाकर खूब पीटा गया और उनका कसूर इतना था कि उन्होंने कुर्सी चोरी की थी। और गांव के दबंगों ने ये पिटाई तब तक जारी रखी जब तक कि उनके परिवार वालों ने कुर्सी की रकम नहीं दी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना बिहार के कैमूर जिले में हुई। सोनबरसा गांव में दबंग लोगों ने राजकुमार बिंद और बीरबल बिंद को पेड़ से उल्टा लटकाया और फिर बेरहमी से पिटाई की। उन्हें तब तक पीटा गया जब तक कि उनके घर वालों ने कुर्सियों की कीमत नहीं चुका दी। दोनों पर एक शादी के दौरान 5 कुर्सियां चुराने का आरोप है। रस्सी में बांध के उल्टा लटका दे तो हमें लोग कुर्सी चुराने वाला है। कौ कुर्सी? 5 कुर्सी। अच्छा। थोड़ा उसके बाद में हमारा आने के लिए टांग के आदमी लाया घर पर। क्या कुर्सी चुराए थे? कुर्सी नहीं चुराए थे सर। तो लोग बोल रहे हैं कि कुर्सी वही कहाँ तो टेंट वाले के पास दिए थे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, हमको नहीं मालूम है। आसपास खड़े लोग खामोश दर्शक बने रहे। दबंगों के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआत में पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करना भी मुनासिब नहीं समझा, लेकिन प्रशासन से सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद दोनों युवकों ने महंगूब बिंद समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। सत्यापन पर थाना के द्वारा गाँव में जाकर पता किया गया तो वादी द्वारा बताया गया कि 4 लोग ऐसा किए हैं। उसके बाद तत्काल 1 लोग की गिरफ्तारी की गई है और वादी का मेडिकल कराया गया है और आगे जो 3 अभियुक्त और बचे हुए हैं उनके लिए छापेमारी जारी। मानवता शर्मसार नहीं होगा। जो भी कुर्सी चोरी के आरोप में जिसको पीटा गया, निश्चित तौर पर उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। ये कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा, इसमें घबराने की आप लोग को जरूरत नहीं है। वो जल्द ही जल्द जेल के सलाखों के पीछे होगा। इस मामले में पीड़ित और आरोपी दोनों ही एक ही समुदाय के हैं, लेकिन यह घटना बताती है कि दबंग आज भी किस तरह बेखौफ होकर कमजोर लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। बिहार के कैमूर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर असम से, जहां पर मेल एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। जी हां, असम में पिछले 10 सालों के दौरान मेल एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और खासकर हाथियों के साथ इंसान के बीच जो संघर्ष हुआ है उसमें 10 सालों के दौरान 785 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं लेकिन वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा की खास रिपोर्ट। असम में गोलाघाट जिले की रहने वाली लक्ष्मी अपने पति गोपाल बरुआ का जिक्र आते ही रो पड़ती है। गोपाल को कुछ साल पहले उनके घर से कुछ ही दूर पर मौजूद चाय बागान में हाथी ने मार डाला था। आने को सबने पानी सा तो उन्हें हमारा सब बोल दिलो तो कोना सब बोल हाथी तो
इधर से आता है। सोनितपुर जिले के रहने वाले नारद कर्माकर खुशकिस्मत रहे। महीने भर पहले हाथी के हमले में उनकी जान बच गई, लेकिन उनके इलाके में भी हाथियों की दहशत है। तो धोर लिया हम देखता है जो वो हाथी है, तो हम फट से वो आशा से नहीं पकड़ा, मैंने ऐसे ही खाल के पकड़ा है। तो हम जंपिंग मार के हम निकल के भागता था, उसी टाइम हमको हाथी ऐसा करके कान में पकड़ लिया। हाथी का कभी भी 24 आवर्स, कभी दिन में ही आ जाता है, बच्चा भागने लग जाता है। कभी सुबह आदमी मार देते, कल परसों कभी उधर सुबह मार दे औरत को, उस दिन रात को काला पहाड़ में एक मार दिया इसको, जिस दिन एक्सीडेंट किया उसको। आलम यह है कि असम का लगभग हर जिला हाथियों के हमले से परेशान है। राज्य में साल 2006 से 2016 के बीच हाथियों के हमले में 785 लोग जान गंवा चुके हैं। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हाथी और इंसानों के संघर्ष में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 2013-14 में 407, 2014-15 में 390 और 2015-16 में 462 लोग देश भर में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका एक बड़ा कारण हाथियों के परंपरागत गलियारों में इंसानों का दखल है। देश भर में हाथियों के 88 गलियारों में से कई प्रमुख गलियारे यहाँ आसाम में पड़ते हैं, और इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं। ये मेरे ठीक पीछे यहाँ से एक एलिफेंट का ये भी एक कॉरिडोर है तेजपुर और ये काजीरंगा के बीच में पड़ता है, जहाँ से हाथी अपने जो इनका वक्त है सीजन में निकलकर और इन धान के खेतों से होते हुए ह्यूमन हैबिटेट में यहाँ पर प्रवेश करते हैं। और ये एक बड़ी वजह होती है यहाँ पर हाथियों और इंसानों के बीच में संघर्ष की। और ये जहाँ भी हाथी पाए जाते हैं पूर्वोत्तर के पूरे राज्यों के इलाकों में, वहाँ ये संघर्ष देखा जा सकता है। So elephants territory, which we are encroaching upon. So conflict has been on rise, definitely, because what has happened is habitat destruction is happening due to various reasons. It could be for development issues, it could be for homes, it could be for agriculture. So this competition for resources is inevitable, and is happening. So obviously conflict होगा ही आपको। देश में हाथियों के 88 गलियारों में से 29 असम में पड़ते हैं। आज वहाँ हाथियों के कारण जान माल का नुकसान हो रहा है, तो हाथी भी इन हालात का शिकार हो रहे हैं। असम के इन इलाकों में इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष की यूँ तो कई घटनाएं मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि हाथी न सिर्फ उनके बल्कि जंगलों की रक्षा के लिए ज़रूरी है। उनकी मांग सिर्फ सरकार की ओर से सुरक्षा के इंतजामों की है। असम में करुण प्रशांता के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो हाथी इंसान के लिए मुसीबत क्यों बन रहे हैं? हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा उस इलाके का दौरा करके लौटे हैं जहां पर हाथियों के साथ इंसान के संघर्ष की कहानियां सामने आ रही हैं। पंचानन, पहले भी ऐसी कहानियां आती थीं जब हाथियों के साथ वहां के लोगों के संघर्ष होते थे और लोगों की जान भी जाती थी, मगर अब नया क्या है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हाथियों और इंसानों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब उसकी संख्या बढ़ रही है, और आप कह सकते हैं कि पिछले 2 से 3 सालों में संख्या ज़्यादा बढ़ी है। और अगर आप असम में जाएंगे, जैसे हमने ग्राउंड रिपोर्ट में जैसे उस पड़ताल की, तो वहाँ देखा कि लोगों के ज़िंदगी में हाथियों का जो आतंक है, जो उत्पात है, उसकी एक बहुत बड़ी एक मात्रा है। कह लीजिए कि ये उग्रवाद, जो असम का जो उग्रवाद है, उससे भी ज़्यादा उनके लिए समस्या है। शाम होते ही वो अपने घर में दुबक जाते हैं और बाहर जा नहीं सकते। तो उसका कारण यही है कि कई लोग इसमें घायल होते हैं। ये कहा गया कि पिछले 10 सालों में करीब सामने जैसे दिखाया 786-785 लोग मारे गए। हालांकि हाथियों का नुकसान होता है, 150 से ज़्यादा हाथी भी मारे गए। लेकिन पंचानन, ये बताइए, अगर उग्रवाद की तरह से ही हाथियों से का नुकसान हो रहा है, तो उग्रवाद से लड़ने के लिए तो सरकार बहुत सारे नियम कानून और सख्ती बरतती है। क्या हाथियों के साथ निपटने के लिए, या हाथियों के साथ ये जो इंसानी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इससे निपटने के लिए सरकार ने अभी तक उपाय किए हैं कुछ? ये उपाय तो दिखाई देते हैं, उसमें यह है कि जैसे फेंसिंग लगाना होता है कि जो हैबिटेट है, जहाँ पर लोगों के घर है, वहाँ पर सोलर फेंसिंग लगा दीजिए जिससे हाथियों को करंट लगे तो उनकी मौत ना हो। उससे पहले हुआ ये था कि अगर फेंसिंग लगाएगी तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग हुआ करती थी, उससे हाथियों की मौत भी हो जाती थी। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जैसे अभी एक फूड पार्क बनाया गया था, वहाँ हाथी की गिर के मौत हो गई। तो ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं वो इन इलाकों में ना बनाए जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि विकास साथ साथ चलेगा, उसके साथ ही हाथियों को बचाने की जो कंजर्वेशन की जो स्कीम है वो चलेगी। तो दोनों को साथ में चलना होगा। सरकार की कोई ये भी स्कीम है कि हाथियों का विस्थापन कराया जाए, किसी दूसरे सेंचुरी में भेजा जाए? देखिए, हाथियों को विस्थापन करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि विस्थापन हो रहा है तो वो आदमियों का हो रहा है। हमने काजीरंगा के इलाके में देखा कि वहाँ पर जो ह्यूमन हैबिटेट था, जो पुराने घर हुआ करते थे, जो काजीरंगा के इलाके में पड़ते थे, उनको हटाकर दूसरे शहरी इलाकों में शिफ्ट किया गया, जो थोड़ा कस्बा इलाके थे। तो हुआ ये कि ह्यूमन हैबिटेट को शिफ्ट किया गया, लेकिन वो हर जगह संभव नहीं है। और वहाँ पर जो वन है
वो लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। हमने यहाँ पर अपने सोनितपुर में देखा, तेजपुर के आसपास शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। आप कह सकते हैं 50% जो वन है वहाँ पर उनको हटाना पड़ा, उनको खत्म करना पड़ा विकास के लिए, रोड के लिए। तो उन जो हैबिटेट है, जो ह्यूमन हैबिटेट है, उसको शिफ्ट करने की जो संभावना है वो बहुत थोड़ी जगहों पर है, हर जगह पर नहीं हो सकता। तो कोशिश यही हो रही है कि कंजर्वेशन साथ साथ चले, विकास भी साथ साथ चले, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं और सरकार को देखना होगा कि और क्या प्रभावी तरीके हो सकते हैं। कई एनजीओ इसमें लगे हुए अपनी सलाह देते रहते हैं, तो ये देखना होगा कि आगे वो कैसे कंजर्वेशन उसका हाथियों का आगे बढ़े और साथ में विकास भी होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए पंचानन मिश्रा। पंचानन बता रहे हैं कि सरकार ने कुछ उपाय किए हैं, लेकिन वो उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। आइए उनकी रिपोर्ट में देखते हैं कि ये उपाय क्या क्या हैं और सरकार आगे क्या कर सकती है। वहाँ पर काम कर रहे जो स्थानीय संगठन हैं, जो एनजीओज हैं, वो किस तरह की राय दे रहे हैं सरकार के लिए। हाल ही में उत्तराखंड के पंतनगर में ट्रेन से टकराकर हाथी के 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों की उम्र 2 से 3 साल थी। ये ऐसी कोई पहली घटना नहीं थी। दरअसल ट्रेन की चपेट में आकर हाथियों के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बिजली के तार की चपेट में आकर भी हाथियों की मौत हुई है। कुछ समय पहले जिम कॉर्बेट पार्क से लगे रामनगर में भी ऐसा हादसा पेश आया था। और जब इस तरह की जंगल रहता है जहाँ चारों तरफ मनुष्य रहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है। और ये कारण है कि काफ़ी जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रेलवे लाइन जा रही हैं, रोड जा रही हैं, उनसे हाथी की मौत हो रही है। प्राकृतिक मौत को छोड़कर भारत में करंट लगना, अवैध शिकार, जहर देना और ट्रेन हादसे हाथियों की मौत की खास वजह हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2012-13 में इन वजहों से 91 और 2013-14 में 63 हाथियों की मौत हुई थी। 2012-13 में करंट लगने से 62, जबकि ट्रेन हादसों से 16 हाथियों की मौत हुई। 2013-14 में 24 हाथी करंट लगने और 13 ट्रेन से टकराने से मरे थे। किस लैंडस्केप में वो हाथी को रखना चाहते हैं इम्पॉर्टेंट है, और उस लैंडस्केप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, वहाँ पे जो हैबिटेट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, वहाँ पे जो कनेक्टिंग जो कॉरिडोर्स है जो 2 जंगलों को जोड़ रहा है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और लोकल है उनको कैसे सेंसिटाइज की जाए। यदि इस 3 लेवल में काम होता है तो काफ़ी हद तक ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकता है। देश में फिलहाल हाथियों की तादाद 27 से 31 हजार के बीच है। संसद में सरकार ने माना कि रेल हादसों और करंट लगने से हाथियों की मौत को रोकने के लिए केंद्र के पास कोई ठोस नीति नहीं है। वैसे ऐसे हादसों को रोकने के लिए सभी रेलवे जोन और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी। इसमें हाथियों की आबादी वाले इलाकों में रेल पटरियों के आर पार अंडरपास, ओवरपास या गर्डर ब्रिज बनाने का सुझाव दिया गया। ट्रेन चालकों को सचेत करने के लिए चुनिंदा बिंदुओं पर संकेत बोर्ड लगाने को कहा गया। रेल मंत्रालय से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रेलगाड़ियों की रफ्तार कम रखने की गुजारिश की गई। साथ ही एडवाइजरी में हाथियों की रिहाइश वाले इलाकों में बिजली के तार के झुकाव को रोकने के लिए बिजली विभाग से कदम उठाने के लिए कहा गया। इन उपायों के बावजूद हाथियों को सुरक्षा देना संभव नहीं हो पाया है। पंतनगर और रामनगर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक ऐसे बैंक की कहानी जहां डिपॉजिट करने से मिलती है खुशी और विड्रॉल से मिलती है रोटी। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा। अक्टूबर में होंगे पार्टी संगठन के चुनाव। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। और अब बात करते हैं देश में कृषि संकट की। कृषि संकट में आज बात राजस्थान के जोधपुर इलाके की। राजस्थान के जोधपुर में प्याज किसान परेशान हैं और उनकी परेशानी ये है कि उन्हें अपनी प्याज उगाने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वो सरकार से गुहार कर रहे हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात की तरह उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाए और प्याज में सब्सिडी दी जाए। राजस्थान का जोधपुर, इस बार यहाँ प्याज की इतनी पैदावार हुई कि किसानों को फसल खपाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। हजारों टन प्याज के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। मजबूरन किसान औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर हैं। प्याज की लागत कम से कम 8 रुपया लागत है और 2 रुपया में प्याज कोई लेवार नहीं है। सरकार वादा करती है, झूठा वादा करती है। प्याज खेत में भंडारा में रखा हुआ पड़ा है, कोई प्याज लेने वाला नहीं है। जोधपुर में हर साल करीब 1.25 लाख मीट्रिक टन प्याज की पैदावार होती है। राजस्थान के कई दूसरे इलाकों में भी प्याज की खेती होती है। 1 लाख से ज्यादा किसान इससे जुड़े हुए हैं। प्याज उगाने में प्रति मन 200 से 250 रुपए खर्च आता है। मई जून में फसल पकने के बाद किसान उसे मंडियों में बेचते हैं, लेकिन पिछले कई बार की तरह इस बार भी वहां किसानों को निराशा हाथ लगी। तो हमारे कने भंडारण वास्ते सुविधा नहीं है। हमारे प्याज हट जावे तो सरकार माने इन तरीके मतलब भंडारण करावे तो उनको दिन में रोक सको और बरसात में प्याज मारो खराब हो जावे। महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर मेड़े हैं, वहाँ लोगों को सब्सिडी दी जाती है, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, माल ग्रेडिंग करके रखा जाए। हमारे यहाँ किसान प्याज को पैदा कर देते हैं लेकिन ग्रेडिंग नाम का कोई समझते नहीं, ताकि उसमें 10% 20% जो माल खराब होता है वो दूसरे को भी खराब कर देता है। तो एक तो सरकार से हमारी यही है कि यहाँ के किसानों को वहाँ ले जाके भ्रमण करवाया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। जोधपुर के ज्यादातर किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं। ऐसे में उन्हें फसल बेचकर कर्ज उतारने की उम्मीद रहती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से कर्ज उतारना तो दूर, फसल की लागत पाना भी मुश्किल हो गया है। राजस्थान के जोधपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी 19 सालों से एक प्राइवेट कंपनी की कैद में है। ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन है सच। और साल 2007 में विधानसभा की एक समिति ने इसे मुक्त कराने की सिफारिश भी की है, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी इस पर अमल नहीं हो सका। ये है छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी, महानदी की प्रमुख सहायक नदी। बीते 19 साल से दुर्ग जिले में इस नदी का 23 किलोमीटर हिस्सा रेडियस वाटर नाम की निजी कंपनी के कैद में है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये हकीकत है। मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम ने 5 अक्टूबर 1998 को करार कर इस नदी को गिरवी रख दिया था। इसे लेकर देश भर में विरोध भी हुआ था। रेडियस वाटर को एक तरफा फायदा दिलाने के लिए यहाँ तक कि लगभग 200 से एक ज़्यादा एकड़ की भूमि 1 रुपया फीट में भी उपलब्ध कराकर वो कंपनी को फायदा पहुंचाने का एक घृणित प्रयास किया गया था। विधानसभा की लोक लेखा समिति ने 2007 में ही इसे निजी कंपनी से मुक्त कराने की सिफारिश की थी। समिति ने ऐसे करार के लिए निगम के कई अधिकारियों को दोषी भी बताया, लेकिन 10 साल से इन सिफारिशों पर रमन सिंह सरकार अमल नहीं कर सकी है। लोक लेखा समिति ने लगातार जो है उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट के संदर्भ में भी बात की गई और अधिकारियों को फिर से चीफ सेक्रेटरी से लेकर अधिकारियों को बुलाया गया, साक्ष्य के लिए बुलाया गया, मगर आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। नदी किनारे के 23 गांव के किसानों का बुरा हाल है। गांव वाले लोग
सिंचाई, मछली पालन या दूसरे मकसद से नदी के पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। निजी कंपनी बड़े बड़े बांध बनाकर पानी का ज्यादा हिस्सा स्टोर कर लेती है। किसान अपनी पंप से पानी लेना चाहते हैं तो कंपनी वाले उनके पंप निकाल लेते हैं। कंपनी ने फेंसिंग भी कर दी है जिससे कोई नदी तक नहीं पहुंच सके। मिट्टी के कटाव को लेकर भी स्थानीय लोग चिंतित हैं। एक समय बाद जानवरों के लिए पीने के लिए पानी भी बड़ा मुश्किल से मिल पाता है। लोग नहाने की दूर की बात है, और वहाँ पर तो लोग जाने नहीं देते। वहाँ के जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा वाले लोग जाने नहीं देते। हम लोग ऋण लिए थे भाई, आप हमको तो नदी से ही निस्तारी करना है ना। अब ऋण लिए हो तो उसका कहाँ से अदा करेंगे, आप बंद कर रहे हो तो वही दिक्कत है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी चिंताओं पर ध्यान दे। निजी कंपनी की मनमानी पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। साथ ही बांध बनने से मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय किए जाएं। ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आपको दिखाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के वो बयान जिसको उन्होंने संविधान बनने के बाद दिए, इतिहास के पन्नों में। भारतीय संविधान को बनाने का काम 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 को ये दस्तावेज तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसके जनतांत्रिक स्वरूप की चर्चा करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि लोकतंत्र में संस्थाएं सामाजिक तनाव को दूर रखते हुए खतरनाक हालात को रोकती हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी राष्ट्र की आत्मा की अभिव्यक्ति संविधान के रूप में ही होती है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी दी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है अगर उसका पालन करने वाले लोग अच्छे न हों। देश में इकोनॉमिक ग्रोथ का आंकड़ा चाहे जितना भी ऊपर पहुंच गया हो, लेकिन आज भी देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 97वां है, यानी बांग्लादेश और नेपाल से भी भारत नीचे है। ऐसे में झारखंड के 2 लोगों ने एक अनोखी मिसाल पेश की है, और वो मिसाल है रोटी बैंक के रूप में लोगों के सामने आई है। आइए दिखाते हैं इनकी कहानियां। हजारीबाग के स्कूलों में ये नज़ारा आम है। कतार में खड़े ये छात्र अपने लंच बॉक्स का अतिरिक्त खाना रोटी बैंक में जमा कर रहे हैं। रोटी बैंक उस खाने को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएगा। जिन लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग तो अपनी मम्मी से बनवाते हैं, और हम लोग खुद से भी बनाते हैं। और अगर खुद से नहीं बना पाए तो या तो खरीद के लाते हैं या फिर किसी फ्रेंड को बोल देते हैं और वो लोग लाके डोनेट करवा देते हैं। रोटी बैंक को शहर के मोहम्मद खालिद और राम मंडलेश्वर ने करीब 2 साल पहले शुरू किया था। इससे जुड़े लोग स्कूली बच्चों को रोज अपने टिफिन में एक अतिरिक्त रोटी लाने को प्रेरित करते हैं। आज इस मुहिम से शहर के सैकड़ों लोग जुड़ गए हैं। रोटी दान किससे ले, तो सबसे प्रथम हमारा जो दान था वो स्कूल के बच्चों से था। हमने स्कूल के बच्चों से दान लिया। उसके बाद शहर के जो होटल थे उनसे हमने दान मांगा, धार्मिक स्थल से मांगा। तो हम लोगों को साईं मंदिर से रोटी भी मिलती है, गुरुद्वारा से भी मिलती है, मस्जिद से मिलती है, CNI चर्च से मिलती है। रोटी डोनेट करने से मुझे लगता है कि मेरे पास है तो मेरा रोटी अगर किसी को काम आ जाए, कोई गरीब तड़प रहा है खाने के लिए और हमारे पास है तो कुछ करना चाहिए। अगर इंसान में हम जन्म तो कुछ करना चाहिए। मानसिकता ऐसा होना चाहिए इंसान के पास कि कोई भी भूखा न रहे, यही सोच है हमारी। रोटी बैंक फिलहाल हजारीबाग में रोजाना करीब 1000 लोगों को खाना मुहैया कराता है। हम गरीब आदमी हैं, हम पास पैसा नहीं था तो हमको यहाँ पर मेरे और बच्चे को रोटी बैंक की तरफ से रोटी और बिस्किट मिला हम लोग को खाने के लिए। मैं हमको भी और मेरे बच्चे को भी। अभी तक तुम ठीक है। वैसे ये देश का पहला रोटी बैंक नहीं है। इससे पहले बुंदेलखंड में भी इस तरह की पहल की जा चुकी है। हजारीबाग में इसे मिली लोकप्रियता प्रमाण है कि अपने समाज में आज भी बड़ी संख्या में लोग दाने दाने को मोहताज हैं। रोटी बैंक एक अनोखा बैंक है जहां डिपॉजिट करने वाले को खुशी मिलती है और विड्रॉ करने वाले की भूख मिटती है। अब हजारीबाग के लोगों की ये कोशिश है कि इस सुविधा को और बढ़ाया जा सके ताकि कोई भी जरूरतमंद इंसान भूखा न रह सके। हजारीबाग से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो राम मंडलेश्वर और मोहम्मद खालिद के इस प्रयास को सलाम। इसी के साथ आज की बुलेटिन में लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।